विशुद्ध राजनीति। एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा पर सवाल उठाया। वही लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। 2014 चुनाव नतीजे प्रधानमंत्री मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार बता दिया। साथ ही आम सहमति के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले भी किए। लेकिन सवाल है कि सोनिया गांधी लेख लिखकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमले क्यों कर रही है। इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया, इसी बात को लेकर किया गया, उस पर भी बात होगी। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। पहले पीएम मोदी, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इमरजेंसी संसद में सवाल उठाना विपक्षी खेमे में सबसे ज्यादा कांग्रेस को परेशान कर डाला। सरकार अभी बनी ही है, हर मुद्दे पर चर्चा भी जाती है, लेकिन पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी हंगामे का ट्रेलर दिखाने लगी। और जब बात नहीं बनी तो सोनिया गांधी लेटर बम से धमाका करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है और एक लेख ही लिख डाला। सोनिया गांधी लेख में मोदी सरकार पर जोरदार हमला है। लेख में सोनिया गांधी ने कुछ बड़ी बातें की, जैसे कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी की व्यक्तिगत हार है। पीएम की राजनीतिक और नैतिक हार हुई है। पीएम ने खुद को ईश्वरीय शक्ति बता दिया था। नफरत की राजनीति को जनता ने इस बार नकार दिया। चुनाव में पीएम ने सांप्रदायिक बातें भी की। अपने लेख में सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि तमाम वैसे मुद्दों पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं जो अक्सर संसद में बहस के बड़े मुद्दे होते रहे हैं। लेकिन सरकार के चाहते हुए भी कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि हंगामा करता रहता और सदन का वक्त बर्बाद कर देता है। अपने लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा, परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप हैं। इस परीक्षा ने देश भर में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। सोनिया गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार के आपातकाल प्रस्ताव पर भी जवाब दिया। सोनिया ने कहा, 1977 के चुनावों ने आपातकाल पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया गया था। लेकिन 3 साल के भीतर ही कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिल गया जो पीएम मोदी की पार्टी यानी कि बीजेपी को अब तक हासिल नहीं हुई है। अपने लेख में सोनिया गांधी ने और भी कई हमले किए। लेख में सोनिया ने मोदी सरकार पर हमला बोला, ध्यान भटकाने के लिए इमरजेंसी का जिक्र करने की बात कह रही है। इमरजेंसी पर स्पीकर के बयान को हैरान करने वाला बताया। पीएम सहमति की बात तो करते हैं लेकिन रास्ता टकराव का अपनाते हैं, ऐसे आरोप लेख में सोनिया गांधी की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा अपने लेख में कि सरकार ने हमारी डेप्यूटी स्पीकर की मांग नहीं सुनी, जबकि परंपरा के मुताबिक विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर पद मिले। सोनिया गांधी के लेख पर कांग्रेस पार्टी का हर नेता हाँ में हाँ भर रहा है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर खामोशी में है। हाँ, कुछ पार्टियां अंदाज में सोनिया के हमले का समर्थन कर रही हैं, लेकिन इमरजेंसी वाले मसले से अलग हटकर पीएम मोदी पर ज्यादा हमलावर है। वहीं बीजेपी सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार कर रही है। लेकिन एक बात तय है कि सोनिया गांधी के लेख पर बीजेपी हमलावर है, सवाल उठा रही है कि देश के मुद्दों पर हंगामा करने वाले भला लिखकर क्या बदलाव में सक्षम हैं? सिर्फ सरकार का विरोध करने से देश का भला हो जाएगा या फिर सही फैसले पर विपक्ष का सहयोग सरकार से मिलता रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर सवाल हमने पूछे हैं लोगों से और लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल है कि सोनिया गांधी 2024 के नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक हार बता रहे हैं। आपकी राय क्या है? 37% लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी का बयान सही है, 61% लोगों ने कहा सोनिया गांधी का बयान गलत है और 2% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं। भास्कर घोष बीजेपी के नेता, अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता और हिमांशु त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनुज अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अत्रे साहब, कारण क्या रहा? अगर सोनिया गांधी ने यह बयान दिया है उसके पीछे का कारण क्या है?
देखिए, कारण कोई नहीं है, जो मौजूदा स्थिति है, हम्म, सोनिया जी ने वही स्थिति बयान की है। जो एक उनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें इंटरव्यू में जिस तरह के देश का जो मौजूदा हालत है, जो अभी आम चुनाव हुए हैं 2024 के, पूरे देश के लोकतंत्र के जो सबसे बड़े चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में जिस तरह से जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में मजबूती से उभर करके आया है, और जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे और इसलिए बार बार 400 पार का मैंडेट जनता से मांग रहे थे कि हमें संविधान बदलना है, बार बार इनके नेता चुनाव में बोल रहे थे कि हम 400 का मैंडेट इसलिए चाहिए, 400 का बहुमत इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना, और जब ने सिरे से उनको नकार करके 303 सीट दी जो पिछली बार आई थी, और बहुमत से भी दूर कर दिया। और जो ये वही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता थे जो घटक दलों को बैसाखी कहा करते थे, आज उसी बैसाखी के साथ जनता ने इनको खड़ा कर दिया और अब बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने को मजबूर है। तो यही स्थिति जो है सोनिया जी ने बयान की है। आज नीट को भास्कर लेकर घोष के साहब, जिसकी क्या दांगी कहेंगे आप? लेकर के जिसमें हमारे अनुज आत्रे साहब से मैं बहुत परिचित हूं और पहले भी बहुत सारे डिबेट में हम लोग एक साथ डिबेट किए, लेकिन अनुज आत्रे साहब जैसे एक पढ़े लिखे लोग ऐसा बयान देंगे मैं कभी सोचा भी नहीं था। जिस इमरजेंसी का जिक्र हम लोग कर रहे थे, ये कोई साधारण इमरजेंसी नहीं है, ऐसा एक इमरजेंसी है जिसमें मीसा जैसा एक बहुत ही एक डेंजरस एक्ट को लागू किया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और आप याद कीजिए, संजय गांधी और उनके जो तमाम चमचे थे, कमलनाथ जी, अंबिका सोनी जी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टेरिलाइजेशन करवाया था, इन्होंने सारे माइनॉरिटी को दिल्ली के बाहर खदेड़ के निकाल दिया था, और सारा विरोधी को मीसा एक्ट में उन्होंने जेल के सलाखे के पीछे लगा दिया था। और इसके नतीजा है कि जब उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने सोचा कि ये करके वो बहुत महान काम किए हैं, इलेक्शन डिक्लेरेशन हुआ तो सुफड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। ये अलग बात है कि 3 साल बाद कांग्रेस वापस आई, लेकिन उसके लिए इंदिरा गांधी को अपना जीवन बलिदान देनी पड़ी, और उसी के ताकत पे इमोशनल वोट को इनकैश करके कांग्रेस फिर सत्ता में आई। और आपको लगा कि जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घोषित इमरजेंसी की बात कर रही हैं, इसलिए हमको ये मुद्दा सामने लेकर आना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी तो लगाने वाले यही लोग हैं। ये हम घोषित इमरजेंसी की बात कैसे कर सकते हैं? एक और सवाल, सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, घोष साहब आपके पास आता हूं, और वो सवाल था कि संसद में टकराव की राजनीति का कसूरवार आप इसे मानते हैं? 22% लोग बता रहे थे एनडीए को, 32% लोग इंडिया गठबंधन को, और 44% लोग ऐसे थे जो दोनों ही दल को टकराव की राजनीति का कसूरवार मान रहे थे, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद। अत्रे साहब, हमने देखा राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, टोका टोकी हुई, रोकने की कोशिश हुई, कम से कम राष्ट्रपति का अभिभाषण होना चाहिए था। उसके बाद जब शुरुआत हुई तो साहब नीट के मुद्दे पर हम चर्चा कराना चाहते हैं, बड़ा लंबा समय पड़ा था, एक आध दिन बाद करा लिया जाता, लेकिन चूंकि विपक्ष में जोश आई है, विपक्ष को ऑक्सीजन भी मिली है जनता के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं है, ये माना जाए कि संसद चलेगी नहीं, टकराव ऐसे रहेगा, सत्ता मानेगी नहीं और विपक्ष ठान के बैठा हुआ। नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खास तौर से कांग्रेस की ऐसी कभी भी परंपरा नहीं रही है। हमारी पार्टी हमेशा सभ्यताओं को मानने वाली पार्टी रही है, चाहे सरकार में रहते हुए विपक्ष को सम्मान देने की बात रहती है, या विपक्ष में रहते हुए सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के तहत देश का विकास के लिए जो है में जो अपना समर्थन देना हो, निश्चित तौर पे कांग्रेस अपनी भागीदारी के पीछे नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की संसद का जो पहला दिन, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, और उसमें भी राजनीति हो, देखिए सब जानते हैं राष्ट्रपति जो भी बोलती हैं या भी बोलते हैं, या राज्यपाल अगर विधानसभा में बोलते हैं तो वो की अपने मंशा नहीं होती, जो सरकार की तरफ से लिख के दिया जाता है वही उनको बोलना होता है। तो यही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति महोदया को जो अपनी स्पीच टिक करके दी थी कि वो केवल पढ़ करके बोल रहे, वो उनकी नहीं थी तो निश्चित ये बड़ा सवाल है कि उनकी नीति सरकार की तरफ से थी। एक और जो सवाल हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि संसद के मौजूदा सत्र में टकराव की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 13% लोगों ने कहा डिप्टी स्पीकर का, जो कि विपक्ष मान रहा है। 25% लोगों ने कहा नीट विवाद जिसकी विपक्ष कर रहा है। 19% लोगों ने कहा विपक्ष की अनदेखी की जा रही है इसीलिए, और 30% लोग विरोध पर माइक बंद करना
मान रहे थे कि बड़ी वजह ये है और 13% तो कुछ भी कहना नहीं चाहते। भास्कर घोष साहब, ये माइक आपने बंद कर दिया, ये विपक्ष को अच्छा नहीं लगा है। और अगर ये माइक बंद करने की परंपरा हो गई और विपक्ष ने ठीक वैसे ही जैसे अघोषित इमरजेंसी को लेकर जनता के बीच में कही कि साहब आप बोलने नहीं देते हैं, ये तो इमरजेंसी जैसे हालत है, तो ये नैरेटिव अगर सेट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मनोज जी, पहले तो मैं ये कहता हूं कि संसदीय परंपरा जो है उसमें ये जो 9 दिन का सत्र है, ये सिर्फ 2 कारण निकली है। एक जो नए सांसद है उनको ओथ दिलाना और उसके बाद राष्ट्रपति का भाषण के ऊपर चर्चा हुआ। और बार बार हमारे माननीय स्पीकर महोदय बार बार इनको याद दिला रहे हैं कि आप 93 पर आ गए हैं, इसके मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे मन मर्जी करें। बार बार कह रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा खत्म होने के बाद ही हम लोग सारे इश्यू के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो मानते ही नहीं। नए नए आए हैं बहुत सांसद, ये सांसद में अपना फोकस कराना चाहते हैं, संसद में अपना क्या इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव के बाद संसद में तल्खी बढ़ गई है? 76% लोगों ने कहा बिल्कुल तल्खी थी, 14% कह रहे हैं कि नहीं बढ़ी और 10% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र करना, देश के प्रधानमंत्री के भाषण में इमरजेंसी का जिक्र करना कहीं ना कहीं एक संकेत है कि जिस तरीके से चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने अघोषित इमरजेंसी का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा सेट भी हो गया विपक्ष के द्वारा। अब उस मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहती है सत्ता में बैठी एनडीए, सत्ता में बैठी बीजेपी, और जनता को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि ये अघोषित इमरजेंसी कुछ नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक इमरजेंसी तो उस पार्टी ने लगाई थी जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रही है। और शायद यही बात नागाबाजा गुजरी है और यही कारण भी रहा है जिसके कारण एक चुटकी लेने की कोशिश की गई विपक्ष की, और विपक्ष अब संसद में तनातनी के मूड में। जी बिल्कुल, जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती कि उस दौरान हुआ क्या था। तो ये अघोषित इमरजेंसी की बात लगातार विपक्ष करता रहा, लेकिन उसका फायदा भी उसको मिला है। लेकिन ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आखिर असली इमरजेंसी होती क्या थी और किस तरह लगाई गई थी। ये आज की बात नहीं, जो तमाम लोग संविधान की बात पूरे चुनाव में करते रहे और संविधान लेकर के शपथ लेते रहे, उनको ये एहसास दिलाया गया कि तुम्हारे पूर्वज यानी अखिलेश की ही अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ था इमरजेंसी में, या और तमाम नेता है जो जेपी आंदोलन से जुड़े हों या तमाम दिग्गज ऐसे हैं उनके साथ क्या हुआ था। पूरे में विपक्ष में कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम पार्टियां जो है उनके लीडर जो पुराने रहे हैं वो जेल जा चुके हैं इमरजेंसी में, या उन्हें वो भूमिगत रहना पड़ा है, अंडरग्राउंड रहना पड़ा है। इस बात को याद दिलाने की जरूरत बीजेपी और एनडीए को इसलिए भी है क्योंकि बार बार उस पर जिस तरह से हमले किए गए हैं कि यह घोषित आपातकाल है, घोषित आपातकाल, तो बताया गया कि असली आपातकाल क्या हो रहा है और किस तरह लागू हुआ था, किस तरह अनावश्यक रूप से लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को जब सजा मिलती है या गिरफ्तारी की बात की जाती है उसके, तो किस तरह से सारे संविधान खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसी को याद दिलाया है बीजेपी और उसी को याद दिलाने की कोशिश हो रही है। अनुज नहीं। अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। आप अघोषित इमरजेंसी की बात तो कर रहे थे, लेकिन आप भूल रहे थे कि एक इमरजेंसी थी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और वो इमरजेंसी के कई गवाह इस देश में आज भी मौजूद हैं, उसकी कई तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। और अगर उस इमरजेंसी की चर्चा देश में हो गई तो कहीं ना कहीं आलोचना तो आपकी होगी। लेकिन निश्चित तौर पे उस घोषित इमरजेंसी और आज की घोषित इमरजेंसी में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी बात पहले मैं ये बताऊं कि बार बार जिस तरह के आलोचना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वर्तमान की लीडरशिप में, और हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि एक बहुत बड़ी भूल थी और उसके लिए उन्होंने अपना कहीं ना कहीं अपना खेद व्यक्त करके देश की जनता से बोला है कि हम इसको हमें निश्चित तौर पर गलत कदम उठाया हुआ, बड़ा दिल दिखाया, हिम्मत दिखाई, स्वीकार किया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार, इनके नेता इस तरह की हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो 10 सालों में घोषित इमरजेंसी चल रही है, जो आर्थिक इमरजेंसी इस देश में घोषित लगा रखी है, जो एजुकेशन के ऊपर एक इमरजेंसी लग गई है इस तरह से, अभी उस पे क्या आप कुछ कर पाएंगे, कुछ स्वीकार करेंगे? इसका जवाब तो भास्कर घोष देंगे। मणिपुर में जिस तरह से कांड हुआ है आज तक, उसके लिए क्या माफी मांगेंगे?
क्या गोधरा कांड के लिए माफी मांगेंगे? क्या हिम्मत दिखा सकते मनोज हैं? जी, भास्कर मनोज जोशी जी, मुझे बैठे हैं। बोलने दीजिए, मेरा हमारे समय है, भाई मुझे समान बोलने हैं, दीजिए। बिल्कुल। भास्कर मुझे जी। बोलने दीजिए अनुज जी, मैं आपको और एक बार याद दिलाता हूँ, हम इमरजेंसी की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकाल 2005 से 2014 तक कितनी बार आपने प्रेसिडेंट रूल जारी किया, कितनी बार आपने प्रेसिडेंट रूल जारी किया, इसका कोई हिसाब है आपके पास? ये प्रेसिडेंट रूल जारी करके कितनी सरकारों को आपने गिरा दिया था, और उसके बाद जब इसमें काम नहीं हुआ तो आपने सीधा इमरजेंसी लगा दिया। तो ये जो तानाशाही आपने दिखाया, आज आपके राहुल गांधी जैसे फैमिली, जिसके ग्रैंडमदर ने दिखाया, जवाब उनको देना पड़ेगा। तो नहीं, मैं जवाब कहता तो हूं कि को हर कोई पूछ रहा है, इमरजेंसी जवाब हर तरफ से 356 आ रहा है, ये लेकिन आप किसका जवाब कितना सही बार है, लगाए किसका थे? ये जवाब कांग्रेस गलत है, सबसे ज्यादा बार लगाए इसको थे। कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अपने अपने मुद्दों को हर कोई अपने तरीके से पेश कर रहा है और देश की जनता को बताना भी चाह रहा है कि यही सच है। शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद